नमस्कार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। मैं सुलोचना मीना, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय टोंक। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। आधुनिक भारत के में सामाजिक न्याय की जिन्होंने स्थापना करी, वह दलित वर्गों के उत्थान के लिए जो जाने जाते हैं और दलित वर्गों के उत्थान के जिनको प्रतीक माना जाता है, वो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माँ का नाम भीमाबाई था। उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ा तालुके के एक छोटे से गांव में अम्बेवडे का रहने वाला था। गांव के नाम पर आधारित उनका जो कुल नाम था वो अम्बेवडकर को बाद में स्कूल शिक्षा के दिनों में उनके एक प्रिय शिक्षक थे, ब्राह्मण शिक्षक थे, उन्होंने अपना उपनाम अंबेडकर प्रदान किया और अंबेडकर अपने पिताजी की 14वीं संतान थे। इनके पिता ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना से सेवानिवृत्त होने के पश्चात महू से महाराष्ट्र के एक कोंकण जिले के ग्राम दापोली में आकर बस गए। यहीं अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा हुई और बाद में पिताजी रोजगार की तलाश में बम्बई आकर बस गए। उनके पिताजी ने भीमराव को एल्फिंस्टीन हाई स्कूल में भर्ती करा, अपने पुत्रों को जो अच्छी शिक्षा दिलाई और 1907 में भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। उस समय उनके जो अंक थे वो 750 में से 282 अंक उनको प्राप्त हुए थे और ये एक अछूत व्यक्ति के लिए बड़ी उपलब्धि थी। उस समय जितना भी जो उनका महर समाज था उन्होंने हर्ष मनाया और भीमराव का अभिनंदन करने के लिए प्रसिद्ध समाज सुधारक जो श्री S.K. बोले की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन हुआ और 1913 में उनके पिताजी का देहांत हो गया। जब पिताजी का देहांत हुआ तो उस शिक्षा की जो उनकी इच्छा थी वो अधूरी सी दिखाई देने लगी, परंतु उनकी मदद के लिए बड़ौदा महाराज आगे आए और उन्होंने उन्हें छात्रवृत्ति देना स्वीकार किया। इसके लिए बड़ौदा राज्य से एक उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा और उसमें ये था कि उच्च शिक्षा पूरी कर लेने के पश्चात उन्हें 10 वर्ष तक बड़ौदा राज्य की सेवा करना पड़ेगा और उन्होंने उसे स्वीकार किया। जून 1913 में उच्चतर अध्ययन के लिए आगे पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1915 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त करी। उसके बाद 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से ही नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया इन हिस्टोरिक एंड एनालिटिक स्टडी में उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की, जिसको हम PhD कहते हैं, की उपाधि प्राप्त करी। उसके बाद बाबा साहब लंदन आ गए और विधि के अध्ययन के लिए उन्हें ग्रेस इन में तथा अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। इसके बीच उनकी जो छात्रवृत्ति थी वो समाप्त होने से उन्हें अगस्त 1917 में वापस भारत लौटना पड़ा और उनको अनुबंध के अनुसार 10 वर्ष तक जो बड़ौदा राज्य की सेवा करनी पड़ी थी और इस तरह से 1918 में वो नवंबर 1918 में उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए राजनीति अर्थशास्त्र का उनको प्रोफेसर नियुक्त किया गया। बम्बई के एक सिंड्रम कॉलेज में उनको प्रोफेसर नियुक्त किया और जहां पर उन्होंने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा और श्रेष्ठ वक्ता के कारण उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षक की छवि बनाई और विद्यार्थी उनको बहुत अच्छे पसंद करते थे। उनके लिए वो एक बहुत अच्छे श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में साबित हुए और उच्च शिक्षा की जो उनमें ललक थी वो उन्हें वापस लंदन खींच ले गई और जहां पर उन्होंने अपने और भी शोध पत्र प्रकाशित किए। 1922 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में द प्रॉब्लम ऑफ रूपी शीर्षक में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया और जिससे 1923 में उन्हें DSc की उपाधि मिली। इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे भीमराव अंबेडकर अपनी पढ़ाई को लेकर और अपने रुचि को लेकर वो आगे बढ़ते गए और अप्रैल 1923 में वापस बम्बई लौटकर अंबेडकर ने वकालत प्रारंभ करी। इस वर्ष उन्होंने बम्बई के एक
जो वहाँ से एक समाचार पत्र जो निकलता था बहिष्कृत भारत, उसका प्रकाशन भी प्रारंभ करा और दलितों को संगठित करने के लिए 20 जुलाई 1924 को उन्होंने एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी। और इस तरह से हम देखते हैं कि अंबेडकर जो है वो अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ते गए। और 1930 से 1933 के मध्य ब्रिटिश सरकार द्वारा जो आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में अंबेडकर ने दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और इन गोलमेज सम्मेलनों में अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए एक अलग से निर्वाचक मंडल सहित उन स्थानों के आरक्षण की मांग करी। इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार से अंबेडकर ने अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और 1952 में अंबेडकर ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, किंतु वे निर्वाचित नहीं हो सके और 1952 में बम्बई विधानमंडल द्वारा वे राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए और 1955 में उन्होंने भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना करी और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों अनुयायी के साथ में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका देहांत हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि अपने जीवन में उन्होंने किस तरह से अपने व्यक्तित्व के लिए और अपने अध्ययन के लिए और दलित समाज के लिए क्या क्या उन्होंने कार्य किए थे। और आगे हम देखेंगे कि जीवन परिचय के उपरांत अंबेडकर की कौन कौन सी कृतियाँ हैं। कृतियाँ तो अंबेडकर की बहुत सारी हैं, परंतु हम कुछ के बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि अंबेडकर ने भारतीय ग्रंथों, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के स्रोत और अर्थशास्त्र, विधि, न्यायशास्त्र का गंभीर अध्ययन किया था और उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करी, जिनमें से प्रमुख के बारे में हम बात करते हैं कि कास्ट इन इंडिया जो 1917 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज़ 1918 में प्रकाशित हुई। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी 1923 में प्रकाशित हुई। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम उनकी एक रचना थी जो 1939 में प्रकाशित हुई। आगे रनाडे, गांधी एंड जिन्ना 1943 में प्रकाशित हुई और थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 में। और नेक्स्ट हम बात करें तो हु वर द शूद्रास 1946 में उनकी प्रकाशित हुई। इस तरह से हम देखते हैं और भी उनकी कई रचनाएं थी। स्टेटस एंड माइनॉरिटीज़ जो 1947 में प्रकाशित हुई। और हम देखते हैं कि अंबेडकर जी की जो कृतियां हैं उनमें गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है और उसमें उन्होंने अपने जो विचार हैं वो लिखे हैं और किस तरह से उन्होंने अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। आगे हम बात करते हैं अंबेडकर जी के जो आर्थिक विचार हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र के अंबेडकर जी एक अच्छे विद्यार्थी थे। उन्होंने अपनी एमए का शोध पत्र प्राचीन भारत, भारतीय वाणिज्य और एमएससी लंदन से ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण पर लिखी और जो उन्हें उपाधि मिली डीएससी की, उन्होंने अपने रुपए की समस्या जो था प्रॉब्लम ऑफ द रुपी पर प्राप्त करी है। और इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने अपने विचार जो उस समय की जो तत्कालीन समस्याएं थी, जैसे भूमिहीन मजदूरों की, छोटी जोतों की, महार वतन की, सामूहिक कृषि, भूमिकर और जमींदार प्रथा के उन्मूलन पर अपने विचार व्यक्त किए। और लगभग 4 दशक तक 1917 से 1956 तक उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं पर अपने विचार दिए। और हम देखते हैं आर्थिक विचारों में उनकी कृषि व्यवस्था पर किस तरह के विचार थे, औद्योगिकरण पे क्या थे, गरीबी और बेरोजगारी पर उनके क्या विचार थे, सामाजिक सुरक्षा, मजदूर संगठन और बीमा योजना इत्यादि ऐसी कई सारी योजनाएं थी जिन पर उन्होंने अपने आर्थिक विचार दिए। उनका कहना था कि अगर हम कृषि व्यवस्था की बात करें तो भारत में कृषि व्यवस्था जो है वो इतनी संपन्न नहीं थी और भारतीय कृषि व्यवस्था के पिछड़ेपन का मूल कारण उन्होंने भूमि व्यवस्था में परिवर्तन में देरी को बताया और कहा कि उच्च जातियां ही सामान्य कृषि भूमि के स्वामी रहते हैं जो जमींदारों के नाम से जाने जाते हैं और मध्य जातियां
परंपरागत रूप से बटाई का काम करती हैं और निम्न जातियां जो हैं वो भूमिहीन श्रमिक हैं। देश में कृषि व्यवस्था भूस्वामियों के हाथ में सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त करने का एक मजबूत उपकरण बताया और गरीब ग्रामीण और भूमिहीन जो श्रमिक जो थे वो हमेशा दासों जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि कृषि जोतों का लोगों में असमान वितरण है और असमान वितरण के कारण ही इस प्रकार होता है। परंपरागत जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जो कृषि पर निर्भर है, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक समस्याओं का मूल कारण भी वही है। आज भी हम देखते हैं कि जो बड़े भूस्वामी हैं वो अशिक्षित और बेरोज़गार लोगों का शोषण करते हैं और इस तरह से ऐसी व्यवस्था हो उनके विचार में कि भूमि की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए जिसमें ना भूस्वामी हो, ना किराएदार हो और ना ही भूमिहीन श्रमिक हों। वे सबका स्वतंत्रता और कल्याण चाहते थे। उनका विचार था कि भारत में चकबंदी जो कानून है वो व्यर्थ है, इससे कृषि में समृद्धि नहीं आ सकती। केवल सामूहिक खेती बाड़ी ही अछूतों की जो है सहायक हो सकती है। वह महसूस करते थे कि भूमिहीन श्रमिकों को सरकारी खेती में उचित स्थान नहीं है, इसलिए अंबेडकर चाहते थे कि कृषि का राज्य उद्योग के रूप में संगठन बनाया जाए और राज्य को भूमि प्राप्त कर उस पर उचित आकार के खेतों में विभाजित किया जाए और निम्न शर्तों पर खेती हेतु गाँवों में उपलब्ध कराई जाए। और इस तरह से हम देखते हैं कि काश्तकार आपस में मिलकर उस जो है खेती जो है जो खेत हैं, खेत सरकारी कानूनों और दिशा निर्देशों से जोते जाएं और काश्तकार आपस में मिलकर उसका हिस्सा बांट लें। पहले खेत में हुए व्यय का हिसाब कर लें और बाद में जो उनको बचे उस मुनाफे को वो आपस में बांट लें। इस तरह से भूमि जो है ग्रामीणों को बिना जाति भेदभाव में बांट दी जाए। इससे कोई भी भूस्वामी नहीं होगा, कोई बटाईदार नहीं होगा और न ही कोई श्रमिक भूमिहीन श्रमिक होगा। और राज्य को सामूहिक फर्मों की खेती करने के लिए पानी की पूर्ति, पशुपालन, बीज, खाद आदि हेतु जो है वित्त जो है वो उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इस तरह से उन्होंने कृषि व्यवस्था को सुधारने की बात। अब हम बात करते हैं औद्योगिकरण की। तो औद्योगिकरण के लिए उन्होंने कहा कि वो कभी भी इस पक्ष में नहीं थे अम्बेडकर जी कि सभी उद्योगों को राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए। वे केवल ये कहते थे कि केवल महत्वपूर्ण उद्योगों को ही स्वामित्व और जो कार्य प्रणाली राज्य के अधीन होने चाहिए और वो ये भी सुझाव देते थे कि जो उद्योग महत्वपूर्ण नहीं हैं परंतु मूल उद्योग हैं उन्हें राज्य तो चलाए और या राज्य द्वारा स्थापित निगम चलाए। उनका विचार था कि वास्तव में मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भारतीय समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों के हित में के लिए सुरक्षादायक है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने ये बताई वो ये थी कि कभी भी निजी क्षेत्र का विरोध नहीं किया उन्होंने और यह निश्चित उनका मत था कि मूलभूत उद्योगों के अतिरिक्त उत्पादन के कुछ क्षेत्र निजी जो है उद्यमियों के स्वामित्व में होने चाहिए ताकि जो व्यवस्था है वो बनी रहे। और इस तरह से उन्होंने एक अनुसूचित जाति परिसंघ के रूप में 1952 में एक घोषणा पत्र तैयार किया और जिसमें उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जो उद्योग हैं उनका राज्य का स्वामित्व हो और राज्य को ही उन्हें संचालित करना चाहिए। परंतु उनका विचार था कि ज़मीन के टुकड़े टुकड़े होना और उस पर जनसंख्या के दबाव के कारण आज जो हमारा किसान जो है गरीब है, यह इसका समाधान नहीं हो सकता। इसका समाधान यह है कि पुराने उद्योगों को बहाल किया जाए और नए उद्योग चलाए जाएं। लोगों को योग्यता और उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षा भी दी जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने औद्योगिकरण के बारे में बात करी और गरीबी और बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या कहा। अंबेडकर जी का विचार था कि गरीबी और बेरोज़गारी तभी ख़त्म हो सकती है जब लोगों को कार्य करने का मौका मिले और उनकी जो गुलामी की मज़दूरों की जो गुलामी की व्यवस्था थी उसको ख़त्म किया जाए और हड़ताल जो है अगर कोई करता है तो उसको दंडित किया जाए। और वे ये कहते थे कि
गरीबी तभी मिट सकती है जब लोगों को रोज़गार के साधन उपलब्ध होंगे और रोज़गार उनको मिलेगा। इस तरह से जब लोगों को काम करने का मौका मिलेगा और लोग काम करेंगे, तभी हम जो है गरीबी को इस देश से मिटा सकते हैं और गरीबी की समस्या का समाधान हो सकता है। गरीबी और बेरोज़गारी आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक उसको रोज़गार नहीं मिलता उसकी गरीबी नहीं मिट सकती। इस तरह से गरीबी को मिटाने के लिए रोज़गार मिलना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के लिए कहा कि अंबेडकर के अनुसार मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए, और इसलिए उन्होंने एक बिल पेश किया था 1948 में, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना और उन्होंने उनकी सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए बात करी। जो बिल था वो 1946 में पेश किया गया था और 1948 में इस बिल को मंजूरी मिली। और इस तरह से मजदूर संगठनों के बारे में बात करी उन्होंने। अंबेडकर ने ट्रेड यूनियन कानून में संशोधन करके उन सभी यूनियनों को मान्यता देना जरूरी समझा जो एक यूनियन के रूप में हो सके और अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। इस तरह से बीमा योजना की बात करी। अंबेडकर का विचार था कि बीमा योजना का राष्ट्रीयकरण केवल लोगों की भलाई ही नहीं करता, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक है। अंबेडकर 2 कारणों से बीमा को राज्य के अधिकार में देना चाहते थे। पहला ये कि राष्ट्रीयकृत बीमा निजी बीमा से अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि सरकार को ही बीमा राशि का अंतिम भुगतान करना पड़ेगा। और दूसरा, इससे राज्य को आर्थिक नियोजन के लिए वित्त जो है वो मिलेगा और आवश्यक साधनों की प्राप्ति होगी। और इस तरह से उन्होंने बीमा योजना की बात करी और उन्होंने खानों में सुधार की भी बात की थी कि जो कोयला खानों में जो मजदूर काम करते हैं उनकी दशा पशुओं से भी बुरी होती है और उन्हें से जानवरों की भांति काम लिया जाता है और उनको वेतन ही एक नाम मात्र मिलता था और उनकी सुरक्षा कोई संतोषजनक नहीं थी। और जो औजारों से जो काम करते थे वो भी इंग्लैंड से मंगाए जाते थे। इस तरह से उन्होंने खान में जो मज़दूरों की भलाई, उनकी सुरक्षा और उन्हें उचित वेतन दिलाने के लिए प्रयास करे उन्होंने। और सफाई मज़दूरों के बारे में भी उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था कि जो सफाई मज़दूर थे, अगर वो हड़ताल करते थे, हड़ताल करना तो दूर, अगर वो 1 सप्ताह तक काम पर नहीं आते थे तो उनको 15 दिनों तक जेल भेज दिया जाता था। पर उन्होंने ऐसा नियम जो था वो दिल्ली नगर पालिका में भी इसी तरह से प्रचलित था, तो अंबेडकर ने इसे समाप्त कराया और बाद में उन्होंने सफाई मजदूर संगठन के म्युनिसिपल कामगार यूनियन कब बनाई और उसका नेतृत्व भी उन्होंने किया। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से सामाजिक उत्थान के लिए अंबेडकर ने अपने कार्य किए। और उम्मीद करती हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।